So last day I have started the self inductance, right? Self inductance. जिसमें L से बोला था और मैंने सोलेनॉइड और इंडक्टर का मैंने सेल्फ इंडक्टेंस आपको पढ़ाया था, राइट? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड है ना, ठीक है। तो इसकी L की वैल्यू आई थी म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए। मैं सोलेनॉइड का डायग्राम बनाऊं ऐसे था, ये है। तो ए क्या था, इसकी एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, L इज द लेंथ, राइट। L इंटू ए को आप वॉल्यूम भी लिख सकते थे, म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, राइट। इतना हम लोगों ने पढ़ा, इसको मैंने सॉल्व किया था। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ओके। और हम लोगों ने ये भी फॉर्मूला पढ़ाया था, फाई को हम लोग Li बोल सकते हैं। इस सोलेनॉइड में पूछा जाए कितनी फ्लक्स पास हो रही है तो आप L इंटू आई लिख सकते हो। एक्चुअली उल्टा ही हम लोग निकाला था, फ्लक्स निकाला था, दैट वाज समथिंग इंटू आई, तो समथिंग को हमने L प्लस, राइट। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज। अच्छा, आप EMF आप पहले से जानते हैं, माइनस d∅/dt होती है, ओके। तो आप लिख सकते हैं माइनस L बाहर आ जाता di/dt, ओके। सो दिस विल बी द EMF। माइनस साइन याद है आपको, डायरेक्शन में काम में आता है, ओके। इतना हम लोग ने पढ़ लिया था, राइट। आर यू ओके विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले पे गौर कीजिए, di/dt मींस सोलेनॉइड में इफ करंट टाइम के साथ चेंज हो जाए तो सोलेनॉइड में EMF आ जाएगा, राइट। इफ विद द टाइम current will change in solenoid, okay, then there will be EMF induced in the solenoid. मैं लिख देता हूँ, if current changes with time, EMF will be induced in solenoid, okay. Are you okay with? अच्छा ये देखो, करंट किसकी चेंज हो रही है, करंट ऑफ सोलेनॉइड, राइट। ध्यान रखना है ना, सोलेनॉइड की जो करंट है वो जब टाइम के साथ चेंज होती है तो सोलेनॉइड में ही इंड्यूस करंट हो जाती है। आर यू ओके विद दिस थिंग? इसलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोला गया है। आगे देखो एक टर्म यूज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। तो खुद की करंट की चेंज जो होती है खुद में EMF इंड्यूस कर देता है, that is why it is called as a whole topic is called as a self inductance, okay। अच्छा, EMF इंड्यूस हो जाएगा, मींस EMF इंड्यूस करने का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि सर सोलेनॉइड will act like battery for me, right। अच्छा, बैटरी की EMF आप यहां से निकाल सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? टिल नाउ समझ में आया, ये दोनों सेंटेंस समझ में आया? अब मान लो आपको कहा जाए कि एक सोलेनॉइड, मैंने सिंबल यही होता है इंडक्टर का या सोलेनॉइड का, ये सिंबल होता है सर्किट में भी, इसमें करंट आई जा रही है और आई बढ़ रही है, आई इंक्रीज हो रही है। तो आप इसकी जगह पे एक बैटरी बना सकते हो, और कैसे बनाओगे ध्यान समझना आप। ए से बी तक, तो मैं ए लिखा और यहाँ पे बी लिख दिया, तो ए के बी तक मैं एक बैटरी उल्टा बना दूंगा, उल्टा, और इसकी EMF को मैं लिख दूंगा L/di/dt, ओके। अच्छा एक बात याद करो, मुझे EMF कैसे लिखने की आदत है, याद है? पॉजिटिव लिखने की आदत है। बैटरी की EMF कैसे लिखने की आदत है? +10 वोल्ट, +20 वोल्ट, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे L/di/dt लिख रहा हूँ। देखो, इफ करंट टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो di/dt विल बी पॉजिटिव, L भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे EMF आप उल्टा बना देंगे इफ करंट इंक्रीज हो रहा हो। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ करंट डिक्रीज हो रहा? दो ही केस हो सकते हैं ना सोलेनॉइड में। ऐसा सोलेनॉइड है, सर आपने उल्टा क्या बनाया पर समझ नहीं। बैटरी भाई सब दिख नहीं रहा है, किसकी सिंबल है? ओके, करंट सपोज डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ओके। तो ए और बी के बीच में आप बैटरी ऐसे बना देंगे, ओके, और इसकी EMF को आप लिख देंगे -dL/di/dt,
फिर से क्यों कर रहा हूँ, देखो टाइम के साथ करंट डिक्रीज होगा तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो ये में मुझे पॉजिटिव लिखने की आदत है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ। चलो फटाफट लिख लो इसको यूज करके दिखाऊंगा दोनों चीजों को। हो गया? Yes, sir. एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज ये इंडक्टर है, इसमें डी आई बाई डी टी मतलब करंट कह दिया गया, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, करंट जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और डी आई बाई डी टी ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, तो मान लो मैंने कहा -4 एम्पियर पर सेकेंड, ऐसा लिख दिया। ओके अच्छा, एल एल सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है, हेनरी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट को क्या कहते हो, हेनरी। सपोज मैंने कह दिया 1 हेनरी है एच। तो मैंने पूछा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, ऐसा पूछा मैंने, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसकी जगह पे बैटरी कैसा बना लेते, ऐसा वाला बनाते। आर यू ओके विद दिस? देखो करंट इधर जा रही है और डिक्रीज हो रहा है, तो आप कैसे बना देते बैटरी ऐसा, और इसकी ईएमएफ क्या लिखते, -L/di/dt। -L की वैल्यू कितनी लिखी है, 1 हेनरी। di/dt क्या है, -4 एम्पियर पर सेकेंड, एवरीथिंग एसआई यूनिट में है, ये क्या हो जाता 4 वोल्ट। आर यू ओके विद दिस? बताइए इस डायग्राम में ए और बी में कौन हायर पोटेंशियल है, बी इज एट हायर पोटेंशियल ए से, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू 4 वोल्ट, राइट। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, वी ए माइनस वीबी, आप क्या लिखते, -4 वोल्ट, आंसर। सर आपने -4 a/b लिखा है क्या, वो क्या लिखा है आपने, di इज इक्वल टू -4 एम्पियर पर सेकेंड। ओके। सर बाय द वे आप डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो पोटेंशियल का, सोलेनोइड्स आप कौन सा हैंड रूल लगा रहे हो? कोई रूल Right. नहीं लगा, ये 3D डायग्राम होता है, तो आप देखोगे करंट की डायरेक्शन देखो राइट में है, राइट, और यस करंट डिक्रीज हो रहा है। ओके यस तो इफ करंट राइट में और डिक्रीज हो रहा है, तो मैं राइट वाले को हायर पोटेंशियल लिख दूंगा एज कंपेयर टू लेफ्ट। ओके ओके सर। बट अच्छा एक मिनट, राइट वाले अगर करंट राइट जा रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जहां से करंट जा रहा है उसको पोटेंशियल हायर मानना है और जहां पे जा रहा है उसको लोअर मानना है। यस यस यस, वही है कहानी, पूरे डायग्राम की कहानी वही है ना। और वो डिक्रीज कर रहा है तो इसका ऑपोजिट। यस, कोई एक चीज याद रख लो, उसका उल्टा तो अपने आप याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट सेकंड एग्जाम। ऊपर करिए, एक सेकंड ऊपर करिए। थोड़ा सा ऊपर। ओके फास्ट फास्ट लिखो, जल्दी जल्दी।
सर इसी केस में अगर करंट इंक्रीज हुआ होता तो जहाँ करंट उल्टा इंक्रीज बैटरी हुआ होता तो उल्टा बैटरी बनाता। मतलब जहाँ से निकल रहा है जहाँ पे जा रहा है उसका हाँ अरे ऐसा करते हैं। हाँ अरे वो सब डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसको देखो तो ध्यान से। सर आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को का यूनिट एच माना है ना, हेनरी? एल का मीन सेल्फ इंडक्टेंस का हाँ यूनिट है ना। यस यस। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो ध्यान से। ये ए है और ये बी है। करंट इधर से इधर जा रही है, बी से ए की तरफ, ओके। और करंट का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो मैं पॉजिटिव में लिख दिया +4 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो है एल की वैल्यू मैंने लिख दी, एल इज इक्वल टू सपोज 1 हेनरी, राइट। अब मैंने पूछा बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा। अब सॉल्यूशन करते ए और बी। बैटरी का हायर पोटेंशियल आप बी पे बनाते या ए पे बनाते, फटाफट बताओ। करंट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। सर लेफ्ट में होता हायर पोटेंशियल और राइट, सॉरी, हाँ राइट में ए और होता बी हायर बोलो, पोटेंशियल। ए और बी ए बोलो। में होता है, ए में होता है सर। ए में होता हायर, देखो करंट की डायरेक्शन देखो भाई, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसा लेफ्ट में और जा नहीं, बी में होता है। बी में होता हायर पोटेंशियल। यस, है ना। आप बता सकते हो कैसे? देखो आप पूछे कि पीछे का डायग्राम देखिए, आप पीछे का डायग्राम देखिए, मैंने ऐसे बताया था राइट। करंट ऐसे जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है राइट। हम्म। तो जिधर से आ रहा है उससे अपोज करेगा वो, राइट, मतलब ऐसा। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, ऐसे सेम चीज है, उसको ध्यान से आप एक चीज को याद रख लेना, तो उसका उल्टा अपने आप लिख दोगे। तो जिधर से आ रहा है उधर ही हायर पोटेंशियल लिख दिया मैंने, ओके। और इसकी ईएमएफ आप क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू 1 हेनरी एंड डी आई बाई डी टी इज 4 एम्पियर पर सेकेंड। सब एसआई में है तो आप 4 वोल्ट लिख दीजिए आंसर। नहीं ये 4 वोल्ट तो ईएमएफ आया, मैंने क्या पूछा वी ए माइनस बीबी। अच्छा देखो ये हायर पोटेंशियल बी है ना, इसको देख के क्या लिखते हैं, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू 4 वोल्ट, राइट। बट आई हैव आस्क्ड यू व्हाट वी ए माइनस वीबी, तो आप लिख देते -4 वोल्ट आंसर। समझ में आई बात? यस सर। चलो आप एक ही टाइप को लेके दो बार कर देते हो, अलग टाइप्स का बताइए। क्या बोल रहे हो भाई तुम? सर आप एक ही टाइप को दो बार सॉल्व कर दिए, एक ही क्वेश्चन। तो तो तुमको बोल क्या रहा है कि प्रॉब्लम है? तुमको वैल्यूज या फिर प्रॉब्लम कुछ कर चेंज करो बोल रहा है वो। नहीं सर, एक्चुअली 70% क्वेश्चन का था, आपको हर एक एग्जांपल में कुछ अलग होता था, तो आपने दो एग्जांपल का ऑलमोस्ट वही सेम ही था। अरे यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? सर बोल रहा है कि डाटा चेंज गिवन थोड़ा चेंज उससे करो क्या हो बोल रहा जाएगा, है। तुमको क्या होगा फायदा उससे? कुछ भी और बकवास करते रहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो इंडक्टर ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, बैटरी ले ली, रेजिस्टेंस ले लिया, इसे पॉइंट ए लिख दिया, इसे पॉइंट बी ले लिया। एल की वैल्यू सपोज यहाँ पे 2 हेनरी ले ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम ले लिया, ये 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, ये 2 ओम ले लिया। लेकिन मैंने कहा करंट इधर जा रहा है, इस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, और करंट जो हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ -1 एम्पियर पर सेकेंड। आपको बताना है वी ए माइनस वीबी क्या होगा, सॉल्व करो।
-4 नो, आई गेस -4 नहीं है आंसर इसका. फर्स्ट होगा शायद. No, 5 won't be the answer. No. चलिए हो गया. भी रॉन्ग है. हाँ. सर अभी देखिए, यस यस आई गेस रॉन्ग है. मैं चेक सॉल्व करता हूँ जैसा अभी आंसर. देखिए मेरा मेरा देखिए. हाँ वो भी शायद रॉन्ग है. करंट मैंने 5 ही लिखा ना. हाँ ठीक है. चलो मैं सॉल्व करता हूँ. पहले इस पोर्शन पे गौर करो. इस पोर्शन पे सिर्फ गौर करो. बाकी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, राइट. मैं इस पोर्शन पे गौर करूं तो करंट जो है डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, राइट. करंट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम. तो उसको मैं बैटरी की तरह बनाऊंगा तो मुझे कैसा बनाना चाहिए? तो मुझे ऐसी बैटरी बना लेनी चाहिए उसकी जगह पे, राइट. ओके. और उसकी ईएमएफ क्या लिखता? -L di/dt. तो वो 2 वोल्ट हो जाती. आर यू ओके विद दिस? 2 वोल्ट की बैटरी मैंने बना ली. -32 वोल्ट, क्या बात है. चलो ये ठीक है. और करंट जो आ रही है 5 एम्पियर आ रही है. फिर बाकी सब मैं ऐसे लिख लेता हूँ जैसा भी है. बाकी सब तो आप पहले से जानते हो. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 2 ओम है, 10 वोल्ट है, 2 ओम है. अब ये 5 एम्पियर जा रही है. सबसे कितनी करंट पास होगी? 5 एम्पियर ही हो रही होगी, राइट. 5 एम्पियर हो रही होगी करंट. ठीक है. और वीए माइनस बीबी चल रहा है. तो वीए से स्टार्ट करते हैं. देखो यहां से आप जंप करके यहाँ आ रहे हो, राइट. तो आपको पोटेंशियल बढ़ाना चाहिए कितने से? 2 से, राइट. अब देखो करंट की डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो. आपको +IR लिखना चाहिए -IR. पोटेंशियल विल डिक्रीज, राइट. तो -IR डिक्रीज -IR. है ना. फिर यहाँ आ गए. यहाँ से आप यहाँ जंप कर रहे हो, इधर जंप कर रहे हो, राइट. मीन्स हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, लोअर से हायर. तो आप +10 वोल्ट कर देते हैं. फिर यहाँ आ गए. करंट देखो लेफ्ट से राइट जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है. ओके. इसका मतलब फिर से पोटेंशियल कम होगा. कितने से कम होगा? तो 2 × 5 से कम हो जाएगा. बी तक पहुंच गए तो आप बी भी लिख दीजिए. तो VA देखो +2 -10 +10 -10 इज इक्वल टू VB, राइट. ये कैंसिल हो गया. आपको क्या दिख रहा है? VA -8 इज इक्वल टू VB. मैंने क्या पूछा? VA - VB. तो VA - VB विल बी इक्वल टू +8 वोल्ट. दिस इज माय आंसर. चलो लिख लीजिए. बाकी सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का है. और सिर्फ उसको बैटरी में जो कन्वर्ट किया वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा.
सर आपने करंट को माइनस से क्यों लिखा? करंट को माइनस कहाँ लिखा? क्या बोल रहे हो? कहाँ पे क्या माइनस लिखा? आपने VA प्लस 2 वोल्टेज का प्लस 2 होएगा, फिर -10 करंट का है ना, 5 into 2 -10. हाँ, in the direction of current if you go the potential decreases, right? ओके, तो आप माइनस लोगे हाँ, करंट. माइनस लूंगा तभी तो कम होगा, राइट? ओके, किरचॉफ्स लॉ में आपने पढ़ा है, राइट? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, कैपेसिटर में यूज किया होगा आपने इसको, राइट? पर हाँ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम इसको करंट को हमेशा पॉजिटिव ही लेते थे. नहीं नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट में करंट कहाँ आया होगा आपको? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा पॉजिटिव लेते क्योंकि नहीं, current- करंट नहीं भाई, यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा है ना हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अब अब देखिए, जब करंट से एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑब्वियसली पोटेंशियल विल डिक्रीज, राइट? Yes, ओके तो ओके. है ना, तो आपको डिक्रीज करने के लिए माइनस साइन लगाना होगा और कहीं इंक्रीज करना होगा प्लस. जैसे यहाँ देखो, यहाँ से आप जंप करके यहाँ जा रहे हो, राइट? इजंट इट पोटेंशियल शुड इंक्रीज? सर अगर एक बात बताओ, करंट अगर कांस्टेंट रहता तो +10 होता क्या? नहीं नहीं, करंट कांस्टेंट होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बैटरी नहीं बनाता मैं, राइट? ये जो इंडक्टर होता वो बैटरी की तरह काम नहीं करता, राइट? 0 वोल्ट की बैटरी हो जाता बस. नहीं, पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है हाँ, वो 5 एम्पियर होता तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जब जाते तो पोटेंशियल डिक्रीज ही होता ना, फिर भी तो फिर भी -10 करता मैं. सर पर यहाँ पे करंट कांस्टेंट ही है ना, मतलब 5 वोल्ट से ही जा रहा है सब जगह पे. तो इसका मतलब कांस्टेंट होना थोड़ी हुआ. इसका मतलब इस इंस्टेंट में सब जगह 5 एम्पियर जा रही है, ठीक है? कांस्टेंट नहीं है ना, यहाँ तो लिखा मैंने कांस्टेंट नहीं है, राइट? बट इस इंस्टेंट में 5 एम्पियर है. ओके. अरे पूरी फिजिक्स हिला देते हो तुम. मान लो किसी की इस समय वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, उसकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो 2 ही होगी ना, डिस्पाइट देयर इज एक्सेलरेशन. हाँ, इंस्टेंट पे तो ही होगी. हाँ, तो उसी इंस्टेंट पे चल रहा है ना, सेम इंस्टेंट हाँ, ही. ओके. ओके, सब बच्चा पार्टी हो तुम लोग. चलिए, अब 2 पॉइंट है. मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन इंडक्टर. इंडक्टर मीन्स याद है आपको, सोलोनॉइड ही को इंडक्टर हम लोग बोल रहे हैं, राइट? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है वो होती है ½ L I². इसका मतलब आप बिल्कुल समझ जा रहे होंगे. मैं डायग्राम बना लेता हूँ. सोलोनॉइड है, सपोज इस इंस्टेंट में इसमें करंट आई है और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, तो इसके अंदर याद है मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहां जहां फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी होगी. तो कितनी एनर्जी होगी? ½ L I². ओके, एग्जाम्पल दे दो, नंबर पुट करके लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल नहीं दूं चलेगा ना, राइट? चल लिखिए. हो गया, आगे बढ़े हम लोग.
Yes. अच्छा ये चीज याद रखना हमेशा, अब तो फिजिक्स से आपका लेना देना ज्यादा नहीं रहेगा। तो दुनिया में दो ही चीज होती है, फील्ड होता है और मैटर होता है, राइट? ओके, जो और जहां जहां फील्ड है वहां वहां एनर्जी है ना? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा ना, वेयर एवर देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एनर्जी, राइट? वैसे जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां वहां मैग्नेटिक एनर्जी है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा, यहाँ पे भी वहीं पे हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, फील्ड एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी इसका मतलब क्या होगा, लिटरल मीनिंग लोग स्मॉल यू से मैं इसे लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है b² / 2μ0। चलो लिखिए इसको। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ½ε0 E², याद है आपको ये वाला, इफ यू रिमेंबर। और मैग्नेटिक फील्ड में b² / 2μ0। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे एनर्जी है, और उस एनर्जी की डेंसिटी क्या है, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्क्वायर्ड अपॉन 2μ0। चलिए लिखिए इसे। सर हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से? यू, स्मॉल यू से। और रिप्रेजेंटेशन आप जो भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, तो ऐसा ही है। देखो एनर्जी को मैंने कैपिटल यू से लिखा है, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखा है, बट दिस इज नॉट लॉ ना, ये सब तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। सर एक बार वो उसको बोलेंगे आप, थोड़ा क्या बोला? समराइज करेंगे आपने क्या बोला इसको? हाँ, मैंने ये बोला कि दुनिया में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह पे एनर्जी होती है, उस एनर्जी की डेंसिटी क्या होती है, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है b² / 2μ0। ओके ओके सर, यस। हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक अच्छा एग्जांपल होता है, सिंपल सिंपल बहुत सारे एग्जांपल होंगे इसके। यानी बी निकालना आना चाहिए ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, राइट? तो ही आप एनर्जी डेंसिटी निकाल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, इफ यू रिमेंबर, एक थिन शीट लिया था, इनफाइनाइट थिन शीट, ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको। ये जो है इनफाइनाइट थिन शीट है, इसमें करंट पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है, विच इज लैम्डा, इट इज गिवन टू यू। मैंने इसके सामने एक क्यूबिकल स्पेस बनाया, क्यूबिकल स्पेस, क्यूब ऑफ साइड ए। मैंने पूछा फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूबिकल स्पेस, ये आपको बताना है। ओके, सॉल्व कीजिए, या मैं कर दूं सॉल्व? चलिए बताइए, फॉर इनफाइनाइट थिन शीट व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इफ यू रिमेंबर इट वाज μ0 λ/2, राइट? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती थी μ0 λ/2। आप कहते हैं सर एनर्जी डेंसिटी तो b² / 2μ0 होती है, इजंट दिस इज कांस्टेंट वैल्यू? ये क्यूब इससे कितने डिस्टेंस पे, उस पर डिपेंड नहीं करता ये वैल्यू, राइट? μ0 λ/2, राइट? तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाती है, इसका स्क्वायर करते हैं μ0² λ², वो 4 हो जाता, 4 × 2 8μ0। आर यू ओके विद दिस? सही है? सर आपने If you solution refer- क्या किया, मैं पढ़ नहीं सकता। क्या बोला? सर आपने सोल्यूशन क्या कर दिया, मैं पढ़ नहीं सकता।
आपकी आवाज ब्रेक हो सर रही है। आपने सॉल्यूशन क्या किया मुझे नहीं समझा। ओके, तो ये बी क्या है? बी म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 होता है या नहीं होता है? हाँ वो होता है वो समझा। तो एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होती है या नहीं होती है? हाँ होती है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू रखा यहाँ पे, तो ये आया। ओके कॉन्सेंट्रेट करो क्लास में, सो मत। सर आपने वॉल्यूम का तो लगाया नहीं ना। अरे रुको, तो अभी मैंने सॉल्व कहाँ किया, अभी तो एनर्जी डेंसिटी निकाल। सॉरी वेट, now एनर्जी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? ओके, मुझे किस वॉल्यूम में निकालना? क्यूब में निकालना। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब, राइट? मैं यू की वैल्यू लिख लेता, मी नॉट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 8 मी नॉट, और वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब। सो दिस वुड बी माय आंसर। चल लिखिए। सर एक्चुअली आप म्यू नॉट को काट के और सिंपलीफाई कर सकते हो ना इसको। हाँ कर सकते हो, कर लो ना, इसमें क्या है, कर लो तुम। ठीक है डन सर। ये आगे बढ़े। Next is LR circuit. What do you mean by LR circuit? तो इसमें एक इंडक्टर होगा L और दूसरा रेजिस्टेंस होगा, उसे मैंने R लिख दिया, और दोनों किसमें है? सीरीज में है, तो मैंने इसको लिख दिया सीरीज LR सर्किट। ओके, और इन दोनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यह मैंने स्विच लगा दिया। बैटरी की ईएमएफ सपोज वोल्ट V लिख दिया और ये स्विच है। आर यू ओके विद दिस? अब मैं t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करूंगा। याद रखना, t इक्वल टू 0 पे मैं क्या करने वाला हूँ? स्विच को क्लोज करने वाला हूँ, क्लोज। ओके, लिखा एट t इक्वल टू 0। ये आपने याद है आरसी सर्किट पढ़ा होगा, वैसा ही कुछ आएगा यहाँ पे। स्विच इज क्लोज्ड। अगर आपने इसको स्विच को क्लोज किया, कुछ चीजें बताओ आप। इसे मैंने 0 वोल्ट लिखा, तो इसे V वोल्ट बोलोगे, कोई टेंशन नहीं है ना आपको। इसको भी V बोलोगे, इसे भी 0 बोलोगे। आर यू ओके विद दिस टिल नाउ? ओके, अच्छा, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे इसमें करंट क्या होगी? 0 रहेगी, एकाएक तो करंट आएगा नहीं। तो एट t इक्वल टू 0 द करंट विल बी 0 इन दिस सर्किट। ओके, तो मैंने करंट लिख दिया इसको 0। ओके, चलिए ये डायग्राम पहले बना लो, फिर मैं आपको आगे बताऊं। हो गया? अब देखिए t इक्वल टू 0 पे ये डायग्राम किसका है? मैं लिख देता हूँ, फिगर इज ऑफ t इक्वल टू 0 का फिगर है, राइट? बट करंट इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है? करंट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा होता है। ओके, इनिशियली करंट क्या है? 0 है t इक्वल टू 0 पे, बट करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। ओके, हम लोग आते हैं t इक्वल टू t की बात करते हैं, किसी एक जनरल टाइम t पे। फिर से मैं सर्किट बना लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस R है, ये L है, और करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इधर से इधर जा रही, सपोज t इक्वल टू t पे करंट I है और I इंक्रीज हो रही है इस समय।
तो करंट आई रहेगी यहाँ पे। ओके, तो बताइए करंट इंक्रीज हो रही है तो इस इंडक्टर को आप कैसा बनाओगे, कैसी बैटरी बनाओगे? लेफ्ट में हायर पोटेंशियल लोगे या राइट में हायर पोटेंशियल? राइट में हायर पोटेंशियल। वेट, ध्यान से, करंट इंक्रीज हो रही है, याद करो, ऐसा इंडक्टर था, करंट इंक्रीज हो रही थी, इसको मैं कैसा बैटरी लेता था, ऐसा लेता था ना, सर लेफ्ट में हायर होता है। लेफ्ट में हायर होता था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। और इसकी ईएमएफ में L di/dt लेता था। आर यू ओके विद दिस? तो इसको मैं मन में पहले तो यहाँ पे जगह में बना देता हूँ। वेट, इसी टी टाइम पे इसमें करंट आई है, तो और आई ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हम लोग इसकी जगह पे बैटरी मन में सोच सकते हैं कि मैं बैटरी मन में ऐसे बना देता और बैटरी की ईएमएफ लिख देता L di/dt। ओके, आर यू ओके विद दिस टिल नाउ? चलिए हम लोग वोल्टेज लिखने के शुरू करते हैं। इसको मैंने 0 वोल्ट लिखा, इसे क्या लिख दोगे? V वोल्ट। ओके, इसे लिख दिया आपने V वोल्ट। ओके, बताइए बैटरी में, हाँ बोलिए। ये आप कोई एग्जांपल करा रहे हो या कॉन्सेप्ट? नहीं, कॉन्सेप्ट है, थियरी है, थियरी है। ओके, ये सीरीज LR सर्किट थियरी की बात। ओके, ये भी है। अब देखो बैटरी के, आप सोचो इधर से आप इधर आने वाले, यहाँ आने वाले, इजंट इट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या लिख Yes, देगा? V माइनस L di/dt। ओके, अब देखो आपके पास रेजिस्टेंस में करंट राइट में जा रहा है, इजंट इट पोटेंशियल विल फर्दर डिक्रीज बाय IR। आप यहाँ की पोटेंशियल क्या लिखते हैं? V माइनस L di/dt minus IR. Are you okay with this? Potential of this point will be this. समझ में आ रहा है? ये होगा यहाँ की पोटेंशियल, और isn't it इस पॉइंट की पोटेंशियल 0 है, ये 0 है तो वो भी 0 होगा, आप इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। सर्किट समझ में आया? मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे कैसे लगा के सॉल्व किया है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो आप इंटीग्रेशन में ज्यादा दिमाग ना लगा के उसके जो रिजल्ट आएंगे उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैं आई विल डू द इंटीग्रेशन फॉर यू। Sir, यस, वो P minus L di/dt minus IR कौन से पॉइंट का ये है? ये देखो ना, ये लिखा हुआ है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। डन सर। चलिए अभी थोड़ी सी इंटीग्रेशन करेंगे, तो थोड़ा रोना मत आप लोग। ओके, सो मेरा जो इक्वेशन क्या आया है, V माइनस L di/dt माइनस IR इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, यहाँ पे V और L आप जानते हैं कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। I और टाइम का फंक्शन निकालना है मुझे, इसको सॉल्व करके मुझे क्या करना है? I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ये मेरा एम है, दिस इज माय एम। ओके, so can I write from here di/dt, L di/dt, इसको लेफ्ट में लग गया V minus IR। ओके, so can I write over here di upon, इसको नीचे ले आता हूँ, V minus IR, dt इधर ले जाता हूँ, L इधर ले जाता हूँ। Are you okay with this? समझा क्या किया मैंने? L को इधर ले आया, dt को ऊपर ले गया और V minus IR को नीचे ले आया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब भाई साहब देखो, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट कौन सी है? टाइम की लिमिट लगेगी, राइट, टी की लिमिट। तो आप जानते हो t इक्वल टू 0 पे करंट क्या थी सर्किट में? 0 थी। तो t इक्वल टू t में करंट क्या है? I, और यही I निकालना है। ओके, सही है ना?
तो अच्छा, ये सब आप बाईपास भी कर सकते हो, ये सारे स्टेप आप फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देना। इसको मैं इफ लिखूं तो ये हो जाएगा ln v माइनस आई आर अपॉन माइनस आर, और लिमिट जो होगी 0 से i हो जाएगी, और इसको मैं सॉल्व करूंगा t बाय l हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, पहले इतना लिख लो फिर मैं, और ये सॉल्यूशन आपके काम का नहीं है, बट मेरा काम है कि सॉल्व कर दूंगा मैं। आप फाइनल रिजल्ट पे याद रखना कि फाइनल रिजल्ट जो आता है वो याद होना चाहिए आपको। हो गया लिख के? आर यू इंटरेस्टेड इन द स्टेप्स कि मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट लिख दूं? इंटरेस्टेड है सर। ओके, वेरी गुड, तुम्हारा तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, वेरी गुड। ठीक है, गुड। डन सर। चलो, लिमिट लगाना आता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको। माइनस आर को भी लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, तो ये लिमिट लगाता हूँ तो ln v माइनस आई आर अपॉन 0 लिखूंगा तो v हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन l बाय आर। ठीक है, ln हटाऊंगा वो e रेस्ट टू पावर हो जाएगा, तो v माइनस आई आर अपॉन v इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन l बाय आर। if मैं v उधर ले जाता हूँ और बच्चों की तरह करते जाते हैं, तो v इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन l बाय आर। आई आर को v कैसे किया आपने? ln v माइनस आई बाई आर का डिवाइडेड बाई v कैसे हुआ? यस सर। आपने r को v नहीं, क्या क्या किसको क्या बोला, फिर से बोलो। कौन सा? ये जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ लास्ट स्टेप। ये वाला स्टेप। यस यस। यस इससे सर। नीचे वाला कैसे लिखा, ये बोल रहा हूँ। नहीं, उससे ऊपर से ये वाला। अरे लिमिट पुट किया, आई की जगह आई लिखा और आई की जगह 0 लिखा। हाँ, हाँ, तो ln नीचे v कैसे आया, मैं वही पूछ रहा यस हूँ। सर, हाँ नीचे थोड़ा भी। मैथ्स आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूं क्या। ठीक है, v माइनस आई आर, सर नीचे कैसे आएंगे पर? क्योंकि उसमें मैथ्स है। ठीक है, इसको आप लिखते ln v माइनस आई आर, फिर लिखते माइनस ln v, है ना, ओके ओके ठीक है, समझ गया। और ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b। ठीक है, और ये यूजलेस है, इतना टेंशन मत लो ये सब चीज। तो आई आर इस, हाँ बोलिए। अगर हमें जरूरत नहीं है तो आप क्यों इतना पूरा स्टेप कर? ये हमारे है ना 2-3 बच्चे मेरा दिमाग दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैं एक कर बात बोल, आपने शुरू कर ही दिया है तो अभी कंप्लीट करके ही नहीं, जाना। मैं कंक्लूड करूंगा, मैं सारे बच्चों के लिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मुझे तो ऐसा लिख दिया पाया। ठीक है, अगर अब देखो आपको- लिमिट लगाना आ नहीं रहा हमें। ये देखो, फाइनली सारे बच्चे क्या करना, फर्स्ट स्टेप के बाद जो भी नॉन इंटरेस्टेड बच्चे हैं, मतलब जो बायोलॉजी वाले, प्योर बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, ये डायरेक्ट लिख दो, है ना। फर्स्ट स्टेप के बाद लिखो सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, और स्वास्थ्य कैन ऑल यू कैन राइट ऑल दिस। ठीक है, और बाकी बच्चे सब जिसको पता है कि नीट पास करना है, तो देन यू स्किप ऑल दोज स्टेप्स। ओके, देयर इज नो नीड।
हो गया भाई? Yes, sir. सर तो फिर हम इसे कल को कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज एलआर सर्किट में आई का आई जो एज ए फॉर्मूला फंक्शन या ऑफ फिर आई का टाइम, वैल्यू जो है हाँ ये होता है, वो ठीक वी है? बाई आर इंटू 1 - ई वो सब है। हाँ ये सब है, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? यस। अब देखो यहाँ से मैं कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं वो मैं पूछता हूँ। मैंने पूछा L अपॉन R का यूनिट क्या होगा, इसको देख के बताना है। मैंने आपसे पूछा यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ L बाय R क्या होता है, बोलिए आंसर। वेरी गुड, स्वास्थ्य का बिल्कुल राइट है। और बच्चे अटेम्प्ट कीजिए, ये यूनिट डायमेंशन में ये सब कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़े हैं आपने। देखो वो ई है, ई रेज टू पावर जो भी होता है वो यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर होना चाहिए ना। ई रेज टू पावर क्या होना चाहिए, हमेशा एक नंबर होना चाहिए। तो देखो टी अपॉन टाइम ही होगा ना, तभी वो यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो सकता है, राइट? नो व्हाट, हाउ कैन इट विल बी व्हाट L by R? सर वो से कैपेसिटर से टाउ भी बोला था। हाँ वहां पे भी आरसी आता था, राइट? ऐसा ही कुछ आता था, राइट? हाँ हाँ तो वो आरसी का भी यूनिट टाइम ही होता, मतलब सेकेंड ही होता। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ L तो by अगर R मैं क्या तो ऐसे होगा? टाउ बोल दूं तो गलत होगा। हाँ इसको बोल देंगे ना, टाउ बोल दो, ठीक है, इसको इसी हाँ, का ठीक है, टाइम बोल कांस्टेंट बोलेंगे। वेट, तो मैंने क्या बोला था आपको, पूछा जाए L by R की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। इसी तरह आप आरसी सर्किट में पढ़ा होगा, आरसी आ गया होगा, उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती, सेकंड होती है, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे देखो एलसी हो जाएगा, राइट? मैंने पूछा एलसी की यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे सर सेकंड का स्क्वायर होगा। आर यू ओके विद दिस, दीज थ्री वेरी फेमस क्वेश्चन? पहले ये लिख लीजिए। हो गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो L by R है वो टाइम का यूनिट आ रहा है, उसका एक नया नाम रख दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट। जैसे आपको आरसी सर्किट में था, मैंने कहा टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। आप क्या बोल दोगे, सर ये टाउ मान लो, इसको भी टाउ लिख दें तो आप कहोगे L by R होती है सर, ठीक है? चलिए लिख लीजिए इसको भी, सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हैं जो सिमिलर टू आरसी सर्किट जैसा, कैलकुलेशन यहाँ पे सब ऐसे ही आएगा। डन सर। अब इफ यू रिमेम्बर 1/e की वैल्यू क्या होती थी, e⁻1 और 1/e की वैल्यू क्या होती है, 0.37 होती है, राइट? अप्रोक्सीमेटली, राइट? अब ध्यान से देखो, मैंने कहा आपको नोट t इज इक्वल टू टाउ या L by R ऐसा बोले, इसमें करंट की वैल्यू पता कीजिए। ओके, मैंने आपको ये कह दिया, तो आप टाइम की जगह L by R लिखोगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, आप कहते सर V by R होती 1 - e⁻1 होती, राइट? if ये 0.37 है तो ये 0.63 हो जाता, तो आप कहते सर 0.63 V by R होती, ठीक है? लिख लीजिए इसको। इसमें हम टाउ को 1 रखे तब होगा ना। क्या क्या क्या? तो वो वही कैपेसिटर का कांसेप्ट है, टाउ 1 रखे तो 0.63 टाउ 2 रखे तो नंबर आते थे, वही नंबर आएंगे ना जल्दी।
मतलब 1/e होता है ऐसा 0.37, ऐसा कुछ रखना उखना नहीं होता, ई एक इरेशनल नंबर है, राइट? 1/e की वैल्यू वहाँ क्या था, आपने 1/, यहाँ पे टाउ रखा ना, आपने क्वेश्चन में था 2 टाउ 5 टाउ था, तो जो नंबर्स आए थे वही नंबर यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे वो सारे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लगा सकते हो, राइट? वो तो नंबर जैसा पुट करते जाओ, सारे रिजल्ट आ जाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है? ये वन टाइम कांस्टेंट एक फेमस क्वेश्चन होता है, तो इसको तो याद रखना चाहिए ये वाले पार्ट को, इसलिए मैंने नोट लिख दिया, बाकी आप नहीं भी याद रख सकते। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब चलो आगे लिखते हैं नोट। t इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या है बताओ? 0 ही होगी, है ना? ये तो पहले से पढ़ा हुआ था। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगी? या t की जगह इन्फिनिटी लिखते तो क्या होता? करंट की वैल्यू v बाय r हो जाती, राइट? उसी वैल्यू में रखो, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख के देखो, आपको v बाय r आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है? करंट 0 होने का मतलब क्या है? आप पहले ये इसके जगह छोड़ देता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से, मेरा LR सर्किट ऐसा था, राइट? LR सर्किट ऐसा था, ऐसे बैटरी थी, राइट? और इस सर्किट में वोल्टेज है R है, L मेरे लिए नया कैरेक्टर आ गया। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे आप जो इंडक्टर है उसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट किया, तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम आ जाएगा। कैन आई डू दिस? ऐसा मैं करता तो भी सर्किट में करंट क्या आती? 0 आती ना। ओके, इंडक्टर को मैं वहां से हटा दूं, राइट? सो वी कैन से दैट द रिजल्ट विल बी सेम ओनली, राइट? t इज इक्वल टू 0 पे। सो हम लोग कहते हैं ऐसा होता नहीं है। कहते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0, ओके, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। चल लिख लीजिए। Done, sir. Wait, sir, एक second. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उसी इक्वेशन में t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखते तो I की वैल्यू v बाय r आ जाती है। इसका मतलब समझो, इसको कहना चाहिए तो सपोज हमारा तो सर्किट रियल ऐसा है, L है, R है और बैटरी है। करंट v बाय r होने के लिए लोग कह देते हैं कि इंडक्टर की जगह आप कनेक्टिंग वायर ले लो तो भी रिजल्ट सेम ही होता है ना। v इसमें आप करंट क्या लिखते? v बाय r ही तो लिखते, है ना? v बाय r ही लिखते। तो ऐसा कह सकते हो कि मैथमेटिकली कैसा कह सकते हो कि एट t इज इक्वल t टेंड्स टू इन्फिनिटी, या बहुत समय के बाद इंडक्टर बिहेव्स लाइक कनेक्टिंग वायर, और शॉर्ट सर्किट भी उसे कह सकते हैं, कनेक्टिंग वायर
शॉर्ट सर्किट। चल लिख लीजिए इसको, ये तो कहने की बात होगी। सर बोलिए। सर यहाँ पे आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं? फिर से बोलिए। आपने यहाँ पे करंट इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है? कहाँ पे, किस, ये तो किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, मैं कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला हूँ भाई। करंट का फंक्शन आया था ना टाइम का, तो मैंने टाइम की वैल्यू रख दी तो करंट की ये वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 से t इंफिनिटी के बीच में करंट जो होगा, सॉरी करंट जो होगा इंक्रीज हो रहा है, राइट? यस सर। वो तो इंक्रीज हो ही रहा है। मैं ग्राफ बना देता हूँ आई वर्सेस टाइम का, तो आपको देखोगे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। हो गया होगा आई गेस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको आ जाते हैं मेडिकल में, तो इसलिए मैं लिखता हूँ। और मैं ग्राफ बना लेता हूँ आई वर्सेस टाइम का, वो जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था उसी का मैं ग्राफ बना रहा हूँ आई वर्सेस टाइम का। ये ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली ऐसे जाती हुई दिखती है। ये जो होती है v बाय आर होती है, याद है टाउ का मतलब l बाय आर, मतलब इतने टाइम पे याद है करंट की वैल्यू कितनी होती थी? 0.63 v by r. You can see that with the time current is increasing. चलिए लिख लीजिए। हो गया? यस सर। ऐसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड, फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो सर जानते हैं हाफ एल आई स्क्वायर होगा, आई की वैल्यू बोलते जाओ मैं पुट करता जाऊंगा, है ना? तो किसी भी टाइम पे आप मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इंडक्टर में निकाल सकते हैं स्पेस में। आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, जैसे मैं बोला एट इंफिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, v by r, टी इज इक्वल टू 0, पहले बोला टी इज इक्वल टू 0, व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी? 0, आई की वैल्यू 0 होती है, राइट? 0, एज आई इज 0 मैं लिखूंगा एट टी इज टेंड्स टू इंफिनिटी, आई की वैल्यू क्या हो जाती थी? v by r। v by r, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर मींस v by r का स्क्वायर, राइट? ओके चल लिख लीजिए। डन सर। सर रुकिए। हो गया? यस सर। चलिए किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं हम लोग। मेरा एम है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालना, तो उसको दो तरह से निकाला जा सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है देखते हैं, जो सिंपल है। ये 0 लिखा वोल्ट, इसको V लिख सकते हैं, राइट? अच्छा इसे भी 0 लिख सकते हो, ये 0 तो 0 लिख सकते हो।
इस पॉइंट को क्या लिख सकते हो, इस पॉइंट की पोटेंशियल को क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो क्या, बोलो। और इस पॉइंट की पोटेंशियल को वी लिख सकते हो। कैन यू राइट आई आर, रेजिस्टेंस एल है आर। उल्टा चलो, यहां से कितनी पोटेंशियल कम होती है, आई आर से ही कम होती ना। तो कहना राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तो उस इंडक्टर। पॉइंट पे भी होगा ना, और उसके आगे जाएगा, रेसिस्टेंस क्रॉस करेगा तो आईआर से कम होगा। अरे यहाँ जीरो है, उल्टा यहाँ जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल आई आर नहीं लिख सकता हूँ मैं, इफ ये जीरो है तो, लिख सकते हैं, ठीक है। है ना? हाँ लिख सकते हैं। हाँ, तो आप इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी माइनस आई आर, कह सकते हैं ना इसको ऐसे भी, यस सर, ये भी कह सकते हैं। यस सर। कह सकते हैं। तो आई की वैल्यू देखो फंक्शन ऑफ टाइम था, वहां पुट करते तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर किसी भी टाइम पे आ जाता, राइट। चल लिख लो। मैंने हिंट दे दिया, ये आसान तरीका है आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। डन सर। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है डिके ऑफ करंट इन सीरीज एलआर सर्किट। सपोज ये एल है और ये आर है, ये बिल्कुल आरसी सर्किट जैसा ही चल रहा है। आपको डिस्चार्ज करना होता था कैपेसिटर को, क्या करते थे, उसको रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा लेते थे, ऐसे ही, राइट। ये एल है, सपोज इस जगह पे इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है यू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर है, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया आई नॉट स्क्वायर है, ओके। ओके, या कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें यू है अभी इस इंस्टेंट पे। मैंने स्विच क्लोज किया एट t is equal to 0, switch is closed। जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी, दैट करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। यहां तक क्लियर है पहला सेंटेंस। धीरे धीरे देखो आप, करंट जब रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, इजंट इट, रेजिस्टेंस से हीट का लॉस होना शुरू हो जाएगा, इजंट इट, हीट का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है वो उसका लॉस होने लगेगा सर्किट से, और धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, इसका मतलब करंट भी कम होने लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डीके ऑफ करंट, ठीक है। तो एट टाइम टी की बात चलते हैं, एट टाइम टी। सर फिर से बता सकते हो कैसे डायग्राम को? देखिए एल है, यहाँ पे करंट आई नॉट है, इजंट इट, रेजिस्टेंस से हीट लॉस हो रहा होगा। हाँ होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस होती जाएगी, राइट, हाँ है ना। होती जाएगी। इसका मतलब एनर्जी कम होगी तो इसकी करंट भी कम होगी, है ना। यस सर, यस, ओके। तो धीरे धीरे इस सर्किट में करंट कम होने लगेगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डीके ऑफ करंट, ठीक है। तो ओके, एक यस। एक इंस्टेंट पे जाते हैं, एक इंस्टेंट में गए, ये आर थी, ये एल थी, इसकी करंट अभी आई ही बची है, और इजंट इट आई इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, आर यू ओके विद दिस। मैंने जो बोला आई विल बी डिक्रीजिंग विद टाइम, पहले इतना बना लो, फिर आगे फिर से इंटीग्रेशन आएगा।
हो गया? सर हाँ बोलिए। सर अभी सोलेनॉइड से यहाँ पे तो करंट डिक्रीज हो रही है, तो हम उसको एज अ कंडक्ट सर्किट जैसा बना सकते हैं ना? अभी बनाएंगे ना, वही तो करेंगे, वही करेंगे। अब जो देखो ये बैटरी, इससे करंट डिक्रीज हो रहा है इस इंडक्टर से, तो मुझे यहाँ पे याद है आपको मैंने बताया था, तो ऐसे केस में ऐसे बैटरी बना सकते हो मन में आप, ऐसा है ना। और इसकी ईएमएफ को माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हो। डू यू रिमेम्बर दिस? करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस इंडक्टर की तरह मन में ऐसे बैटरी सोच सकते हो ना, इफ यू रिमेम्बर। अरे कोई तो बोल दो हाँ सर, मैं आगे बढ़ूं। यस सर, यस। यस सर। हाँ बिल्कुल सही यस बात है। सर। चलो भाई कहीं भी जीरो लिख लेते हैं, मेरी मर्जी। यहाँ पे जीरो लिख दिया, वोल्टेज यहाँ जीरो लिख दिया। यहाँ की पोटेंशियल क्या लिखते हैं आप? जो भी ई लिख देते, जो भी ई है, मीन्स ई में लिख देता हूँ। यहाँ जीरो है तो यहाँ ई लिख दिया। यहाँ ई है और करंट की डायरेक्शन में जा रहा हो, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखते? ई माइनस आई आर। आर यू ओके विद दिस? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप क्रॉस करो रेजिस्टेंस से, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा बाय आई आर। अब देखो ये जीरो है, isn't it? This is going to be zero. Are you okay with this? Yes, sir. चलिए, तो मैं यहाँ पे E की वैल्यू रख देता हूँ। E की वैल्यू क्या थी मेरे लिए? फिर से यहाँ पे आप फिर से आ जाना, जो फाइनल रिजल्ट होगा उस पर ध्यान देना, बाकी इंटीग्रेशन है। तो मैं यहाँ E की जगह लिख सकता था माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? एक स्टेप लिख देता हूँ, माइनस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई को इधर ले आता हूँ, डी आई बाई आई इज इक्वल टू, देखो माइनस डी टी ऊपर चला गया और ये एल बाई आर हो जाएगा। ओके ठीक है, इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो पे कितनी करंट थी? तो सर आई नॉट थी। टी इज इक्वल टू टी पे कितनी करंट है? आप कहेंगे आई है। ओके, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये एल एन आई बाई आई नॉट हो जाता और ये हो जाता माइनस टी अपॉन एल बाई आर। ओके, एल एन को आप हटाते तो क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप लिखते आई अपॉन आई नॉट, और वो जो होता है ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर हो जाता है। तो आप आई की वैल्यू लिख सकते हैं आई नॉट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। देखो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि भाई ये लिख दिया, कहीं भी ये लिख दिया, उसके बाद डायरेक्ट लिखो सोल्यूशन दिस, और जिसको पूरा लिखना है लिख सकते हैं नोट्स में। सर वो आई नॉट ई है ना? हाँ आई नॉट ई है यहाँ, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई है ना? हाँ आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। फिर एल बाई आर याद है, टाउ है, टाइम कांस्टेंट है। यस सर, यस। टाउ को आप एल बाई आर लिख सकते हैं। चल लिख लीजिए। Done, sir.
इसी क्वेश्चन से आप बहुत कुछ खेल सकते हो, राइट? जैसे मैं नोट लिखूं, जब आप t इज इक्वल टू 0 पे करंट पता करते तो क्या आ जाती? आई नॉट आ जाती है ना, t की जगह 0 रखते है ना। t इज इक्वल टू इंफिनिटी टेंस टू इंफिनिटी लिख देते, i की वैल्यू 0 हो जाती, टेंस टू 0 हो जाता है ना, टेंस टू 0। t इज इक्वल टू टाउ या l बाय r ऐसा रखते, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती? यहाँ देखो। सर हाँ, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे i v बाय r होना चाहिए। नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन चल रहा है भाई, ये इक्वेशन फॉलो करना है ना आपको, ये वाला इक्वेशन है ना, वो अलग था। अच्छा ओके ओके समझ वो, गया। हाँ, इसमें डीके हो रहा है ऐसा है ना, वो अलग था, ये अलग चल रहा है, यहाँ डीके हो रहा है। तो याद है e⁻⁻1 को मैंने 0.37 बोला था, तो आप 0.37 आई नॉट लिख सकते हैं। ओके, इसमें इसका ग्राफ बना था, इस पार्ट का आई वर्सेस टाइम का। तो इनिशियली करंट कितनी थी? आई नॉट थी, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे ग्राफ बन जाती है। और इसमें एल बाय आर टाइम पे चला जाता है, एल बाय आर टाइम पे, तो आप जानते हैं इसकी जो करंट कितनी होती? 0.37 आई नॉट होती है। चल लिख लीजिए इसको। सर आप 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं? यस, डन सर। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस बहुत हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये में इसकी भी एसआई यूनिट देखोगे तो आपको हेनरी ही रहेगी, ठीक है, हेनरी कैपिटल एस। ये होता क्या है ये समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है। मान लो एक कॉइल लिया मैंने, इसमें टर्न्स N1 है, ये एक्सेस ऑफ कॉइल है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉइल लिया है, छोटा सा कॉइल लिया है, इसमें कॉइल 2 लिख दिया मैंने, इसे कॉइल 1 लिखा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। सपोज इसकी रेडियस जो है R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ओके, ठीक है। और इनके बीच की सेपरेशन, सपोज सेंटर के बीच की सेपरेशन D है, मैंने ऐसा लिखा। और मैंने कहा कि इसमें पहले वाले में करंट I1 जा रही है, ठीक है, पहले वाले में करंट क्या जा रही है? I1, या IP में लिख देता हूँ जानबूझ के, IP। तो मुझे दूसरे वाले में फ्लक्स निकालनी है, फर्स्ट के कारण दूसरे में फ्लक्स निकालनी, ध्यान समझना। अच्छा, दूसरे वाले की जो R2 है ना, मैंने कह दिया वो R2 बहुत बहुत कम है, ओके। R2 इज वेरी 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 लेस, मैंने लिखा R2 इज very very less than R1. What is my aim? My aim is to find out the flux in coil 2 due to coil 1. Okay, flux in coil 2 due to current in coil 1. ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन ये तो थ्योरी जैसा ही है, ये रिजल्ट भी याद रखना होगा आपको, जो भी रिजल्ट आएगा। अब बताइए, किसी भी मैग्नेटिक लूप के कारण एक्सिस वाले पॉइंट पे मैंने हमने R2 स्मॉलर देन R1 लिया क्यों? मेरी मर्जी इसलिए लिया, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए पहले आप, इस पे, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस छोटे से कॉइल के सेंटर का जो पॉइंट है, ठीक है, वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस कॉइल ड्यू टू कॉइल 1। उस पॉइंट को मैं P लिख देता हूँ, ठीक है।
magnetic field at point P due to coil 1. बताइए क्या फॉर्मूला होता था? इसका फॉर्मूला बताओ। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी है और सेल्फ इंडक्टेंस का भी हेनरी यूनिट है। हाँ हाँ है। अच्छा, मतलब इंडक्टेंस का ही यूनिट एच है। हाँ अच्छा, चलो भाई पहले ये फॉर्मूला बताओ जो काम की बात है। कॉइल 1 के एक्सिस पे डिस्टेंस d पे पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे कॉइल 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर u नॉट I x डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट नहीं, r स्क्वायर स्क्वायर बाय वो वाला है क्या? हाँ वैसा ही कुछ है, लेकिन आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दो, ठीक करो। u नॉट I हाँ x नहीं, x नहीं आता था वहां। पॉइंट पे तो आता था ना, क्योंकि दूसरे पॉइंट बाहर है सेंटर से। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है फिर से। देखो ये याद करो, इसकी रेडियस r होती थी, राइट? ये पॉइंट P x पॉइंट पे इसमें करंट I होती थी, राइट? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती वो थी? आता था ना मी नॉट I, फिर क्या आता था? x नहीं आता था यहाँ। यहाँ तो था r स्क्वायर, राइट? 2 into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आता था ना हमारा, है ना? ओके और इसमें n टर्न्स होता तो मैं n से मल्टीप्लाई कर देता, इफ यू रिमेम्बर दिस। यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा लेता हूँ। चलिए पहले इतना लिख लो, पहले बहुत सारा हो गया लिख के। लिखो इसको। या सेम ही मैं टर्म लिख दूं क्या? डी की जगह एक्स ही लिख लो तो मुझे आसान रहेगा। इसकी जगह आर, कैपिटल आर लिख दो, इसकी जगह स्मॉल आर लिख दो। तो यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, ठीक है? तो पहले इतना लिखो जो भी लिखा हुआ है। स्मॉल आर सही है। हो गया? Yes, sir. चलिए अब वो बी निकाल लेते हैं हम लोग, पॉइंट पी पे क्या होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला यही यूज कर लेते हैं, सिर्फ वैल्यू लिखते मी नॉट। करंट कितनी है? आईपी है तो मैंने आईपी लिख दिया। आर रेडियस क्या है? आर ही है, आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n1 अपॉन 2, इसकी रेडियस आर स्क्वायर है, डिस्टेंस x ही है, x स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। आर यू ओके विद दिस? ये समझ में है बी क्यों लिखा है ऐसा? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड यही है, ओके, बिकॉज ऑफ कॉइल 1। इफ यू रिमेम्बर कि यहाँ पे मान लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, राइट? इफ मैंने क्लॉकवाइज लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती लेफ्ट में होती, और इफ मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में होती। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाती। ओके आगे बढ़े। Yes, sir. अब देख, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो तो पॉइंट पी में आया है, राइट? इसके पूरे एरिया में तो वो नहीं होगा ना, राइट? बट देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दिया, आर इज वेरी 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 लेस, बहुत छोटा है वो आर, इजंट इट? आप विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये पॉइंट पी है तो ये बहुत छोटा सा सर्कल है। कैन यू विजुलाइज दिस?
Yes, sir. So can I say that throughout the area, we can approximately say that the magnetic field will be same. Approximately कह सकते हैं. Okay. मैं लिखूंगा as wait. मैं लिखूंगा as small r is very less than r, so we can say that magnetic field in coil 2 will be approximately same, okay. हम लोग कह सकते हैं same throughout its area, और cross section. Okay. अब मैं आता हूं दूसरी बात. अब ये समझ में आया कौन था ये पूछ रहे थे ना, ये ऐसा क्यों लिखा है, समझ में आया क्यों लिखा. अब मुझे चाहिए फ्लक्स इन कॉइल 2 कितनी है ड्यू टू करंट इन कॉइल 1. चलिए बताइए फ्लक्स कैसे निकालोगे कॉइल 2 में. तो आप कहोगे सर मुझे पता है ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एक के लिए B डॉट A ले लेता मैं, है ना, और n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देता. तो 2 में कितनी टर्न्स है, n2 है, n2 से मल्टीप्लाई कर देता. चलिए भाई B और A में कितनी एंगल है, 0 ले लेता हूं मैं, तो आप लिखते हैं B इंटू A इंटू n2. फ्लक्स की वैल्यू B की वैल्यू कितनी है, बहुत लंबी चौड़ी है, वो लिख लेता हूँ V नॉट IP R स्क्वायर N1 अपॉन 2 R स्क्वायर X स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2. A किसका एरिया लेना है, कॉइल 2 का एरिया लेना है, तो पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू n2. आर यू ओके विद दिस. फ्लक्स का वैल्यू जो आया इतना लिख लो पहले. हो गया. Yes. लंबा चौड़ा कैलकुलेशन और कुछ नहीं. फ्लक्स मैंने लिखा, अब थोड़ा अरेंज कर रहा हूं मैं इसको. V नॉट IP को मैं बाहर रखना चाहता हूँ, R स्क्वायर पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, N1 इंटू N2 अपॉन 2 R स्क्वायर X स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इंटू IP. ठीक है, क्लियर है आपको. यही लिखा मैंने, कॉपी कर लिया बस उसको अरेंज करके. अब देखो जिसमें करंट मैंने लिया है उसे मैं प्राइमरी कॉइल कहूंगा और जिसमें फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं उसे सेकेंडरी कॉइल कहूंगा. तो सेकेंडरी के लिए SS लिख देता हूं, SS. ओके. नाउ टेल मी इफ मैं IP चेंज करूं तो इस ब्रैकेट के अंदर में कोई भी चीज ऐसा दिख रहा है जो चेंज होगा. टेल मी जस्ट. If I change No. IP, so anything in this part will change in the bracket. sir. No, nothing. Everything is constant. So can I say that this bracket wala thing is proportionality constant? Right? हाँ सर. कह सकते हैं. तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को नाम रखा गया है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्टेंस.
तो मैं इसी को देख के कह दिया MIP. Okay, or can I say that flux in secondary coil will be directly proportional to current in primary coil? Are you okay with this? And that proportionality constant will be equal to M, where M is what? Mutual inductance. Okay, समझ में आया? अच्छा, इस M की वैल्यू क्या है? ये जो बड़ा सा वैल्यू है ना, वही M की वैल्यू है. लिख देता हूं मैं इसके. अच्छा, ये किसी सिस्टम की वैल्यू है ना, where M is for these two coil. ऐसा अरेंजमेंट किया, उसकी M की वैल्यू ही है. तो मैं यहाँ पे नोट लिख लेता हूँ अलग से कि मान लो एक ऐसा कॉइल है, एक दूसरा ऐसा कॉइल है, राइट? इनके बीच का सेपरेशन x है, इसकी रेडियस r है, इसका रेडियस स्मॉल r है, और ऐसा दिया हुआ है r इज वेरी वेरी लार्ज देन r, राइट? तो इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको लिखनी हो तो क्या लिखते? मी नॉट r स्क्वायर बाय स्मॉल r का स्क्वायर n1 n2 अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2. ये याद रखेंगे इसको, इसके लिए. चल लिख लीजिए आप इसको. हाँ, सबको लिखने दो भाई. Done, sir. अब ध्यान से समझने की कोशिश करो आप. ये जो M मैंने निकाला है, आप करंट किसी में भी दो, फर्स्ट में दो, सेकंड में फ्लक्स निकालो, या सेकंड में करंट दो, फर्स्ट में फ्लक्स निकालो, ये M की वैल्यू चेंज नहीं होती. M डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री. ये जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, उस पे ये M डिपेंड करता है. करंट किस में ले रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, चलिए अब मैं इसको बोल रहा हूँ, नोट ध्यान समझना आप इसको. जो भी मैंने बोला है उसके बारे में, ये मैंने स्ट्रक्चर दे दिया. मान लो इसके M की वैल्यू मैंने दे दी 2 हेनरी है. ओके, 2 हेनरी दे दी. मैंने बोला इसमें करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर है. तो बताइए इसमें फ्लक्स कितनी है? तो अब क्या करते हैं सर, I है तो ये IP में लिख दूंगा, राइट? ये फ्लक्स सेकेंडरी लिख दूंगा. क्या लिखते हैं आप? MIP. आर यू ओके विद दिस? आप लिखते हैं 2 हेनरी इंटू 5 एम्पियर. तो ये कितनी होगी? 10 हेनरी एम्पियर, सॉरी हेनरी एम्पियर. इसी को आप क्या लिख सकते हैं? वेबर. आंसर हो गया. यहीं पे मैं उल्टा कर देता, आपको ऐसा करता, कहा कि वो M 2 एम्पियर है तो इसको भी 2 हेनरी है. मान लो इसमें करंट में दे देता IP इज इक्वल टू मान लो 5 एम्पियर लिखा. मैंने पूछा होता इसमें फ्लक्स बताओ, फ्लक्स इसमें क्या है? फ्लक्स इन सेकेंडरी क्या लिखते हैं? MIP. आप लिखते हैं सर 2 हेनरी तो गिवन है और IP 5 एम्पियर है, ये हो जाती है 10 वेबर. आंसर. चलिए लिखिए. सबको Wait, लिखो. sir. हाँ लिखो लिखो. सर तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस सेम ही आंसर आने वाला. हाँ, आप ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ज्योमेट्री चेंज नहीं की ना, तो उसका M चेंज नहीं होगा. तो सर बेसिकली मतलब यही है कि जो फ्लक्स ए में लग रहा है उतना इक्वल ना पॉजिटिव. नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मैंने डेटा सेम लिया इसलिए एक से आया, राइट? M सेम होगा दोनों कंडीशन में, ये मैं बोल रहा हूँ. बट सर M तो दोनों, अगर आपने N1 N2 दोनों लिया तो M तो दोनों का एक ही आएगा. हाँ हाँ, तो फिर आपने एक में करंट लगाया जिसमें तो फ्लक्स आया. तो समझा, मैं समझा. अरे करंट में कुछ भी ले सकता हूँ ना. IP की वैल्यू दोनों में सेम क्यों लूंगा? दोनों में M सेम होना चाहिए, ये फिक्स है. ठीक है, करंट कुछ भी हो सकता है. करंट तो आप लोगे ना, आपकी जो मर्जी हो वो लोगे ना. सर तो इसका मतलब M जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा ना? हाँ, M Okay. डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पोजीशनिंग. ऐसी ज्योमेट्रिकल पोजीशनिंग के लिए M की वैल्यू सेम. सर अगर आइडेंटिकल कॉइल्स ले तो दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा क्या? दोनों में कहाँ करंट हो? एक में करंट है, दूसरे में फ्लक्स निकालो भाई. तो मैं दूसरे में करंट कहाँ ले रहा हूँ? नहीं, अगर इक्विवेलेंट मतलब इंटर कन्वर्टेबल है क्या दोनों के करंट? मतलब सोचो कि दोनों सेम ज्योमेट्री में, एक में 5 एम्पियर लिया और उस ऑपोजिट में जितना फ्लक्स आएगा
उसमें अगर 5 एम्पियर लिया उसके ऑपोजिट में भी सेम फ्लक्स आएगा। हाँ तो आ ही रहा है ना, तो करंट सेम लोगे तो चाहे कुछ भी ज्योमेट्री कुछ भी दे दो आप, तो सेम ही फ्लक्स आएगा, एम सेम होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। करंट तो आप लोगे ना, ओके आपकी मर्जी, जितना लेना चाहो ले लो। मैंने यहाँ क्या सिर्फ बताया है, नोट, m डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पोजीशंस। इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ये। अब देखते हैं आप इसका आंसर क्या बोलते हो। नोट, मान लो एक बड़ा वाला कॉइल लिया, इसकी आर है, एक सेकंड ऊपर करिए, एक सेकंड ऊपर करिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक दोनों भी कॉइल है जो है वो म्यूचुअली दोनों के ऊपर एक डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। क्या डिपेंडेंट है एक दूसरे पे? अभी जिनका फ्लक्स जो है वो सेम ही आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि मैंने h की वैल्यू तो सेम हम ली ऐसा है। बोल सकते हैं कि एक के वजह से दूसरे के ऊपर जो फ्लक्स आएगा और दूसरे की वजह से पहले के ऊपर जो फ्लक्स आएगा वो सेम होगा, या फिर नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। करंट तो मैं बैटरी लगाऊंगा तो आएगा ना, अपनी मर्जी से थोड़ी करंट आता है ना? यस पहले कॉइल में आपने बैटरी अलग अलग लोगे, अलग अलग रेजिस्टेंस रहेगा तो क्यों सेम आएगा, राइट? करंट तो आप अपनी मर्जी यस से। सर। अब देखो, मान लो एक कॉइल 1 लिया मैंने, कॉइल 2 जो है, ये देखो इसकी एक्सिस 3D में समझना, 3D में, और मैंने जो दूसरा कॉइल लिया है वो ऐसा ले लिया, ऐसा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और रेडियस r है। बताओ इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी? What should be the mutual inductance formula in this case? स्वास्थ्य का ब्राइट है, बट क्यों है वो बताना पड़ेगा आपको। सेम मतलब वो जो पहले का रिजल्ट था वैसे ही, पहला बड़ा सा रिजल्ट लिखा था वही मुझे लिख देना चाहिए, राइट? यस। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी जस्ट पढ़ा, ये मैंने पूछा, आपको हटा देता हूं मैंने अभी पढ़ा था, phi in secondary will be m into I in primary, राइट? ठीक है। सो सपोज इसमें पहले वाले में करंट ले लेता मैं, पहले वाले में करंट ले लेता यहाँ पे IP, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती? क्लॉकवाइज लेता तो इधर हो जाती, राइट? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, राइट? एरिया वेक्टर इसका कैसा होता? ऊपर होता ना? Isn't it magnetic field और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री एंगल बनती? यस सर। यस, इफ 90 डिग्री एंगल बनती तो फ्लक्स इन सेकेंडरी क्या हो जाता? 0, है ना? दूसरे वाले कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती? 0 होती, सिंपल। तो m IP तो 0 नहीं है ना, मैंने IP लिख दिया। IP नॉन जीरो है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आर यू ओके विद दिस? तो इस गिवन स्ट्रक्चर का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? 0 होगा। सर आपने आईपी को क्या किया? IP इज नॉन जीरो, राइट? तो आप m की वैल्यू हाँ। क्या लिखते हैं? 0 बाय IP लिखते हैं। 0 बाय IP क्या होता है? 0। हाँ गॉट इट, समझ। So m will be 0. In this case, the m will be 0. अब इसी का मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, घुमा फिरा के। मैंने कहा इसमें करंट मैंने दे दी 10 एम्पियर। बताओ पहले वाले में, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 1 है, फ्लक्स इन कॉइल 1 क्या होगा? What? क्या होगा? आप कहते हैं सर कॉइल 1 में जो फ्लक्स होती, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फर्स्ट सेकेंड में जो करंट होती वो होती, लेकिन हम लोग जानते हैं m की वैल्यू सर 0 है, तो I की वैल्यू आप कुछ भी दे दो, फर्स्ट
में फ्लक्स जो होगा वो 0 ही होगा। सिंपल। तो इसको एंगल में ट्रीट करके देने वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे ना। क्या क्या कह रहे हैं उससे बोलिए। इसको एंगल में ट्रीट करके रखेंगे ना अभी। आपकी आवाज ब्रेक हुई मुझे। आप एंगल में कुछ तो बोले आप। ट्रीट करके रखेंगे ना अभी। हाँ फिर नहीं निकाल पाओगे, फिर आप निकाल नहीं पाओगे। फिर दो एक्सट्रीम केस में आप निकाल पा रहे हो, बाकी मैं किसी एंगल पे शिफ्ट कर दूंगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ओके, तो ये हमारे नीट में नहीं है। हाँ वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ऐसा वैसा दो बहुत हो गया। वो सब भी निकाला जा सकता है, एंगल पे निकालोगे तो निकल तो जाएगा ही ना फ्लक्स। चलो आगे बढ़े हम लोग। ये वाला केस ले लेते हैं हम लोग, है ना। इसे मैंने इसमें करंट ले लिया तो इसे मैं प्राइमरी कर दूंगा, प्राइमरी कॉइल। इसमें मैं फ्लक्स देखने वाला हूं तो इसे मैं सेकेंडरी कॉइल कहूंगा, राइट। अच्छा बताइए सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स क्या होता है? तो सर एम जो भी होगा इनटू आईपी, राइट। अच्छा मान लीजिए आईपी आप चेंज करो, इजंट इट फ्लक्स विल चेंज? Yes, sir. If we change IP with time, flux in secondary coil will change with time. अच्छा आपको याद करो किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट। सो क्या ईएमएफ सर? किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडे लॉ Yes, sir. will be induced in secondary coil और ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल जो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाता है, राइट। सिंपल, ये पढ़ा है ना फैराडे लॉ। माइनस डी फाई एस की जगह क्या लिख देते हैं, एम आई पी अपॉन डी टी। एम तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आई चेंज हो रहा है तो माइनस एम डी आई पी बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं। ओके चल लिख लीजिए, आज इतना ही पड़ता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ में आया? एक में करंट चेंज कर रहे हो तो दूसरे में ईएमएफ आ जा रहा है, म्यूचुअली एक दूसरे को अफेक्ट कर सकता है ये, राइट। Done, sir. चलो इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब लोग Bye, सॉल्व sir. करना स्टार्ट करो, है ना, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ओके चलो, ओके बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.